हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपने मेरे साथ इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को देखा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स इम्पोज कर सकती है। वहाँ हमने डिस्कशन किया आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 246 पे। अब हम बात करने जा रहे हैं सीबीडीटी के ऊपर। व्हाट इज द सीबीडीटी? सीबीडीटी सबसे पहले स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बड़े ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एग्जैक्टली है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज द सुप्रीम बॉडी चार्ज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस। जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, दैट इज यहां पर आपका इनकम टैक्स, इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए जो एक सुप्रीम बॉडी फॉर्म की गई है, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेट करती है। एंड अगर मैं सीबीडीटी के मेन काम की बात करूं तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर प्लान पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस। टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ, कि डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ डिलीट करने की ज़रूरत है, दैट इज कंप्लीटली उसके लिए जो इनपुट्स प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वो सारा का सारा काम भी कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं सीबीडीटी के स्ट्रक्चर की बात करूं, ये तो हो गया ब्रॉडली वर्किंग एरिया ऑफ सीबीडीटी। इट्स अ सुप्रीम अथॉरिटी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए, शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब सीबीडीटी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सीबीडीटी स्ट्रक्चर के अंदर एक तो है आपके सीबीडीटी चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स। सीबीडीटी चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स। जो सीबीडीटी चेयरमैन होते हैं उनकी पोस्ट होती है स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। जबकि ये जो 6 मेंबर्स और होते हैं इनकी पोस्ट होती है एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की। ठीक है, अब ये जो 6 मेंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं अगर आप जानना चाहें, मैं भी याद करने की कोशिश कर लेता हूं आप ही के बहाने। ठीक है, 1 member from income tax having detailed knowledge of all the provisions. ठीक है, thereafter 1 of legislative and computerization। किसका क्या चार्ज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, किस एरिया के अंदर? रेवेन्यू। thereafter personnel and विजिलेंस। ठीक है, उसके बाद 1 फॉर इन्वेस्टिगेशन
and one for audit and judicial. तो सबका अपना अपना एक एक्सपर्टीज का एरिया है. वन फॉर इनकम टैक्स, वन फॉर लेजिस्लेटिव एंड कंप्यूटराइजेशन, वन फॉर रेवेन्यू, वन फॉर पर्सनल एंड विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट एंड जुडिशियल. इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है थ्रू बाय इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होते हैं उनके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज. ठीक है जी. तो आपने मेरे साथ पूरा का पूरा एक सीबीडीटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी. जब भी मैं सीबीडीटी बोलूँगा तो आप समझना एक एपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स की, जो कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इनपुट्स देना, ठीक है, प्लानिंग करना. एक चेयरपर्सन जो कि स्पेशल सेक्रेटरी पोस्ट पे होंगे गवर्नमेंट की, और जो 6 मेंबर्स हैं उनकी एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की पोस्ट होगी. सबका अपना अपना एक वर्किंग एरिया होगा. उनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के जॉब के एग्ज़ाम होते हैं. तो ये था आपका पूरा का पूरा एक सीबीडीटी के बारे में. अब हम थोड़ी सी डिस्कशन अपनी करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट जो मैं आपको बता रहा था 1961, ब्रॉडली ये टैक्स किस तरीके से लगाता है, किस तरीके से इम्पोज किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, एक ब्रॉड व्यू मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपना एक एक कर डिस्कस करेंगे. चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट जो है ये इनकम पे टैक्स इम्पोज करता है अंडर 5 हेड्स. इसका मतलब सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपको जो इनकम अराइज हो रही है वो कौन से हेड में अराइज हो रही है. क्या बोला मैंने? कि हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हमारी जो इनकम अराइज हो रही है वो कौन से हेड में अराइज हो रही है. तो मैं आपको एक ब्रॉड व्यू देता हूँ कि कौन कौन से हेड हैं और उसमें किस तरह की इनकम्स आती हैं. इट्स जस्ट अ ब्रॉड व्यू, लेटर ऑन हम इन्हें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. तो एक्ट imposes tax on income under 5 heads. 5 हेड्स के अंदर इनकम पे ये एक्ट टैक्स इम्पोज करता है. वो कौन कौन से एक्ट हैं? सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरीज, या आप बोलिए इनकम फ्रॉम सैलरी. अगर आपको सैलरी हेड से इनकम हो रही है, सैलरी हेड के अंदर कौन सी इनकम्स आती हैं? कवर्स इनकम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी आपकी कवर अप होती हैं अंडर द हेड सैलरी. एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जैसे कि सपोज मिस्टर ए हैं, वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने से जो उन्हें सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट करने से जो सैलरी उन्हें मिल रही है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. फिर हमारा जो सेकंड हेड आता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर कौन सी इनकम आती है? कवर्स incomes related to building and upper tenant land, like rental income. सपोज आपकी कोई बिल्डिंग है या उस बिल्डिंग से अटैच कोई लैंड है, बिल्डिंग के आगे जो एक खाली एरिया होता है दैट इज नोन एज अपर टेनेंट. अपर टेनेंट मतलब अटैच्ड. वेकेंट लैंड है वो यहाँ कवर नहीं होती. अपर टेनेंट लैंड जैसे बिल्डिंग है उसके आगे खुला एरिया है, तो अगर आप उस खुले एरिया को लेट आउट करते हो या बिल्डिंग लेट आउट करते हो या दोनों को लेट आउट करते हो, किसी भी तरह की कोई रेंटल इनकम आपके पास आ रही है तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल है, अनलेस it is business income. Unless it is business income.
बिजनेस इनकम मतलब अब सपोज आपका काम ही यही है, आप करते ही यही है कि प्रॉपर्टी परचेज करी, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, खरीदा बेचा, तो वो आपकी एक बिजनेस इनकम हो गई। उस केस में फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगी, वो आपकी चार्जेबल है इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड gains from business or profession, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर कौन सी इनकम आएगी? कवर्स इनकम्स रिलेटेड टू बिजनेस से रिलेटेड आपके पास जितने भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी आपकी पीजीबीपी हेड में आती है। कोई भी बिजनेस है आपका, किसी भी तरीके का बिजनेस है, इनफैक्ट हम देखेंगे इलीगल बिजनेस भी है, तो भी आपको पीजीबीपी हेड में उसमें टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स वालों को मतलब नहीं है कहाँ से कमा रहे हो ना टैक्स, तो बस उन्हें इतना मतलब है, ठीक है। तो सैलरी हेड में, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी में, अब जैसे मैं हूँ, मेरा काम मेन टीचिंग है, बट टीचिंग के अलावा अगर मुझे रेंटल इनकम आ रही है तो वो रेंटल इनकम मेरे लिए कहाँ टैक्सेबल होगी? अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है। बट कोई बिल्डर है, उसका मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, खरीदना बेचना है, तो वो अंडर द हेड पीजीबीपी चार्जेबल होगी। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनकम अंडर द हेड सीजीबी बोल देते हैं। ये कौन सी इनकम कवर करता है? कवर्स गेन्स रिलेटेड टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी आपको गेन्स हुए, आपके पास गोल्ड है, आपने उसे बेचा, प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, बिल्डिंग है उसको आपने बेचा, प्रॉफिट हुआ, लैंड बेची उस पर प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह का कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचने पे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मुनाफा हो रहा है, गेन हो रहा है, वो सीजी में आएगा, अनलेस इट इज बिजनेस इनकम। सेम बात यहां पे भी लिखूंगा। हाँ, अगर वो आपकी बिजनेस इनकम है तो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ज्वेलरी शॉप है, अब वहां पर सुबह से लेके शाम तक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इसके अंदर डीलिंग हो रही है, तो वहां पर वो एक बिजनेस इनकम है जो उनको प्रॉफिट आ रहे हैं। बट हमारे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड बेच के आया, उससे मुझे इनकम हुई। सपोज मैंने 10,000 का गोल्ड खरीदा था किसी टाइम पर और वो मेरा 25,000 का बिक गया, 15,000 का इनकम हुआ। बट इट्स नॉट माई बिजनेस इनकम बिकॉज माई मेन बिजनेस इज टीचिंग। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, माई मेन प्रोफेशन इज टीचिंग। तो वहां पर, यहां पर अगर मैं गोल्ड बेच रहा हूं और मुझे इनकम हो रही है तो वो मेरे लिए तो चार्जेबल है किसमें? कैपिटल गेन्स में। बट ज्वेलरी शॉप है, वहां सुबह से लेके शाम तक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इसकी ट्रेडिंग हो रही है, उनके लिए जो इनकम आएगी वो उनके लिए कौन से हेड में होगी? पीजीबीपी में चार्जेबल। इन तीनों हेड्स के अंदर, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अगर जिस चीज में आप डीलिंग कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे वो आपका बिजनेस है तो वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल होता है, और अगर वो आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है तो फिर वो जाता है हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स के अंदर। होपफुली आपको मेरी ये बात कन्वे हो रही है, ठीक है। बाकी लेटर ऑन हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ आता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसके अंदर वो सारी इनकम्स आती हैं जो ऊपर 4 हेड में कवर अप नहीं हुई। कवर्स इनकम नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड इन अंडर अबव 4 हेड्स। जो आपने ऊपर 4 हेड्स पढ़े हैं उनके अंदर जो इनकम्स कवर अप नहीं हुई वो सारी आपकी किसके अंदर चार्जेबल है? अदर सोर्सेस लाइक लॉटरी इनकम। केबीसी में गए, करोड़पति बन गए, वो कहाँ है? वो ना आपका बिजनेस है,
ना आपकी कोई प्रॉपर्टी गई, ना आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना आपकी वो सैलरी है, वो कहाँ चार्जेबल है? अदर सोर्सेज के अंदर चार्जेबल है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन जब हम ये चैप्टर करेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है कैसे? हमें सबसे पहले अपनी इनकम को डिफाइन करना पड़ता है कि वो कौन से हेड की इनकम है, वेदर इट इज़ ऑफ सैलरी, it is of house property, it is of PGBP, it is of capital gains और it is of other sources। जिस भी हेड की वो इनकम है उसमें हम उसे डिफाइन करते हैं, फिर उसकी चार्जेबिलिटी के हिसाब से जो भी उस हेड के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से उस पर सारा का सारा इनकम कंप्यूटेशन किया जाता है। और मैं आपको बोलूँ पूरे इनकम टैक्स एक्ट में को पढ़ने ही ये मेन 5 चैप्टर हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर हमारा सारा ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम कोई अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।